सबसे पहले मैं प्रखर राजनीतिक एवं विचारक आदरणीय राम भाऊ महालगी जी की पुण्य स्मृति को सत सत नमन करता हूं। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कारण मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी और अनेक आदरणीय सतीश जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। अनेक लोग हैं, नाम लूंगा तो समय लगेगा। सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, जब विनय जी का पत्र मुझे मिला पिछले महीने, तो इन्होंने लिखा था गुड गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। आजादी के बाद से लेकर लंबे समय तक अगर सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता नहीं रहा। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, मैंने जो बहुत ही कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी हैं, वो गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच किस तरह का संबंध बैठाने की सोचते रहे होंगे, इसकी कल्पना कुछ लोगों को है। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि 2019 के पहले किस तरह के निमंत्रण वहां के लोगों के लिए जाते थे कि किस विषय पर बोलना है। कुछ विषय और किरदार आप में से अनेक लोगों ने दिल्ली में देखे होंगे, कई लोगों ने शोध भी किया है। और मुझे लगता है कि अगर शोध नए सिरे से हो तो ज्यादा दिलचस्प होगी। 40 महीने का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो जरूर मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। 40 महीने में एक बदलाव ये जरूर हुआ है कि जम्मू कश्मीर भी गुड गवर्नेंस में गिना जाने लगा है। मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। देशवासियों का मैं इसे सौभाग्य भी मानता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जैसे अनेक असंभव और अकल्पनीय लक्ष्यों को पूरा किया है, मुझे लगता है कि वहां भी इसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक अनेक ख्वाहिशें अब लोगों की पूरी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को भी वो अवसर मिला है कि वो आंखें अपनी बंद करके अब नहीं देखता। भेदभाव, आतंकवाद समाप्त हो और सुशासन फले फूले, इस रास्ते पर बढ़ते हुए कुछ उपलब्धियां जम्मू कश्मीर ने भी हासिल की हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व की एक बड़ी प्राचीन कथा है। ब्रह्मलोक में महाराज भगीरथ को देखकर ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए और उन्होंने भगीरथ से पूछा, इस लोक में आना तो बहुत कठिन है, आप यहां कैसे आ गए? तो भगीरथ और ब्रह्म का संवाद बहुत लंबा है, उसमें मैं समय ज्यादा जाया नहीं करूंगा। संक्षेप में भगीरथ ने कहा कि लोकनाथ, तमाम यज्ञ, तीर्थ, दान सब कुछ मैंने अपने जीवन में किया, लेकिन मैं उसकी वजह से ब्रह्मलोक में नहीं आया। मुझे तो ऋषि शुक्राचार्य ने तपस्या और कर्म का गोपनीय ज्ञान दिया था, जिसकी वजह से मैं भूमिलोक, ऋषिलोक तथा देवलोक को भी लांघकर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। वैसे ही 53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का त्याग और उसके बाद अनेक लोगों की तपस्या और मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण जो सामान्य रूप से हिमालय से भी बड़ी चुनौती लगती थी, उसे लांघकर वो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी घटना है इतिहास की। गुड गवर्नेंस की बात करने से पहले मैं थोड़ा अतीत की बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे बहुत लोग तो शायद कठिनाई होगी। ये मैं जानता हूं कि अतीत की तरफ देखना कष्टप्रद होता है कभी कभी,
खासकर जब आप जानते हैं कि अतीत घावों से भरा हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि बिना अतीत की तरफ देखे इस बात का एहसास भी नहीं किया जा सकता कि कुछ दशकों में देश ने या जम्मू कश्मीर ने या किसी ने बड़ी छलांग लगाई है। आज से ठीक 56 वर्ष पूर्व 22 नवंबर 1968 को देश की संसद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जम्मू कश्मीर पर बोल रहे थे। मैं उनके भाषण की कुछ पंक्तियां आपके बीच उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे लगता है उससे थोड़ी तस्वीर आपको स्पष्ट होगी। और उस भाषण को मैंने पूरे ध्यान से पढ़ा है। राष्ट्र की आत्मा को झकझोरने का काम उन्होंने किया। और वो पूछते हैं कि क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते? ये वाजपेयी जी बोल रहे हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी सेना का जो जवान जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है, वह जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता? क्या यह विचित्र बात नहीं है कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई की जो पूंजी जम्मू कश्मीर में पानी की तरह बहाई जा रही है, उसके खर्चे का हिसाब किताब मांगने का अधिकार भी भारत की संसद को नहीं है? पूरी डिबेट आप पढ़िए, समय नहीं है कि मैं उस पूरी डिबेट के बारे में चर्चा करूं। मुझे लगता है कि अनेक ऐसे तीखे सवाल उन्होंने किए जिससे जम्मू कश्मीर का सच देश के सामने आया। आप सब जानते हैं कि संसद में वाजपेयी जी और अनेक ऐसे वक्ता वो तथ्यों के आधार पर ही बोलते थे। वो समय दूसरा था। वाजपेयी जी ने उस दिन लोकसभा को बताया कि 1965 में पाकिस्तानी सेना की मदद करने वाले एक अफसर को तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा का सदस्य बनाकर पुरस्कृत किया था। 65 से 75 में 1000 लोग पाकिस्तान चले गए थे। उसमें से अनेक गुरिल्ला युद्ध से प्रशिक्षित होकर लौटे। और वाजपेयी जी ने कहा कि उन्हें इसलिए पुरस्कृत किया जा रहा है क्योंकि वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं। उनके सवाल को अगर मैं ठीक से उद्धृत करूं तो वाजपेयी जी कहते हैं कि पाकिस्तान को मदद देने वालों को पुरस्कार और भारत के प्रति वफादार रहने वालों को तिरस्कार, जम्मू कश्मीर में अपने परायों को न पहचानने का दृश्य कब तक चलता रहेगा? यह जो पीड़ा है वाजपेयी जी के शब्दों में, इस देश ने लंबे समय तक इसे महसूस किया है। कुछ और भी तथ्य उन्होंने रखे बजट को लेकर के। 61 से 65 के बीच भारत सरकार बाकी राज्यों को और जम्मू कश्मीर को कितना पैसा देती थी, उस आंकड़े को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, समय अनावश्यक लगेगा। लेकिन ये सच है कि ज्यादा रकम पाने के बावजूद भी वो पैसा कहां खर्च होता था ये लोग नहीं जानते थे। संसद को जांच का अधिकार भी नहीं था, सीएजी को भी ये अधिकार नहीं था। तो जो माहौल देश में बनाने की कोशिश होती है कि साहब ये 5 अगस्त 19 को बड़ा गड़बड़ हुआ, उसने कितना नुकसान किया, मैं इस दृष्टि से मैंने आपके समक्ष ये बात रखी है। भाषण के दौरान ही वाजपेयी जी ने एक और बात कही कि 1947 में वहां 10,000 कर्मचारी थे, 1967 में 91,000 हो गए और आज सैंक्शन गवर्नमेंट स्ट्रेंथ 4,80,000 है। आबादी 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 लाख होगी। बिहार जैसे राज्य में जिसकी आबादी 13 करोड़ है, सैंक्शन गवर्नमेंट पोस्ट 5,13,000 है। आप अनुमान लगा सकते हैं। 68 के उस भाषण का एक अंश मैं 2 लाइन और उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में कुल 32 तहसीलें हैं, लेकिन तहसीलदारों की संख्या 75 है और नायब तहसीलदारों की संख्या 100 है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इतने तहसीलदार करते क्या हैं। कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तहसील में 2 तहसीलदार कैसे काम करते हैं, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है और मैं इसे समझना चाहता हूं। तो ये
370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों, अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं। जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया, वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही, बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी। और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और न्याय संगत तथा समावेशी और रूल ऑफ लॉ ये लागू हो, इसकी व्यवस्था हो, इसकी कोशिश हुई है। मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस की वर्ल्ड बैंक ने कभी व्याख्या की तो 8 विशिष्टताएं उसने बताई। मैं समझता हूं भारत के लिए कोई इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वैदिक काल से यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। और अथर्ववेद में हमारे यहां कहा भी गया है कि निर्लक्ष्यम ललाम्यहम निररातिसुवामसी अथया भद्रातानिन प्रज्ञया रातिनयमासी। यानी राष्ट्र निर्माण हेतु शासन का प्रमुख कर्तव्य दरिद्रता को समाप्त करना, जन कल्याण होना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। तो ये तो हमारे वैदिक काल से हमारी परंपरा रही है। जम्मू कश्मीर प्रभावी बने, इसकी कोशिश हुई है। और 2-4 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, फिर मैं अब स्टोन पेल्टिंग, पाकिस्तान के इशारे पर होने वाले बंद, ये अब इतिहास की बातें हो गई। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची मुझसे मिलने आई थी श्रीनगर में, एक बच्चियों का समूह था। तो मैंने उससे पूछा बताओ, तो उसने मुझसे कहा कि साहब केवल आपको हम धन्यवाद देने हैं, थैंक यू कहने हैं। क्या हुआ? कहा कि मैंने ग्रेजुएशन 3 साल में कर लिया। मेरा बड़ा भाई 6 साल में ग्रेजुएट हुआ था, क्योंकि आधे दिन तो क्लास ही नहीं चलते थे, पाकिस्तान के इशारे पर बंद काल हड़ताल होती थी। तब बिजनेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, और लेट नाइट लाइफ श्रीनगर में भी अब लोग देख रहे हैं, नौजवान वहां के लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कणकर में अब वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। और पिछले दिनों जो कुछ अमृतकाल में कार्यक्रम किए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, तो मैं कह सकता हूं कि वो आजादी का अमृत महोत्सव है या मेरी माटी मेरा देश। तो जम्मू कश्मीर को कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री जी ने प्रथम पुरस्कार दिया है इन दोनों कार्यक्रमों। देश की आबादी का 1% भाग जम्मू कश्मीर में रहता है। वो जो नाम आपके ध्यान में होंगे, पुलवामा, शोपियां, अब 10,000 12,000 नौजवान वहां भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बदलाव हुआ है। अब वादियों में गोलियों, बमों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। तरक्की का शोर जरूर सुनाई पड़ रहा है और विकास की रफ्तार पहले की तुलना में 10 गुनी हो गई है। मैं आंकड़ों के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। मैं 7 अगस्त 2020 को गया था। 19-20 के
फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में कुल प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229, और अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हमने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं 92,565। अभी 4 दिन पहले कठुआ जिले के बिलावर तहसील के गांव में एक बीपीओ शुरू हुआ है। वहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, और मैं आप में से कुछ लोगों को, सहस्त्रबुद्धे जी को और सतीश जी को तो विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर आगे देखें। मुझे लगता है दिल्ली, नोएडा के किसी बीपीओ से बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। अभी 150 बच्चे वहां काम कर रहे हैं। 2 साल में 1,500 बच्चे वहां काम करेंगे। और अगर मैं उद्योग की बात करूं सामान्य रूप से, तो आप में से अनेक लोगों को मालूम है, जब जमीन ही नहीं थी तो उद्योग कहां से लगते। तो आजादी के बाद से लेकर के और 2021 तक कुल प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वहां 14,000 करोड़ था। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से बनी, जिसमें मैं देश के गृह मंत्री जी के प्रति जरूर आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के, जैसे वो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री मिनिस्टर हों, इस तरह से रुचि लेकर के उन्होंने उसमें रुचि ली। और पॉलिसी जो बनी है, मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि देश के विकसित राज्यों से बेहतर है। आज देश में सबसे ज्यादा इंसेंटिव अगर इंडस्ट्री को है तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं है देश में तो जम्मू कश्मीर में है। और जो देश की संसद में आंकड़े पेश होते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम, तो अपराध की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर सबसे नीचे है। ये मैं तथ्य जरा जोर से कहना चाहता हूं। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। 14,000 करोड़ के प्रस्तावों को जमीन पर उतार दिया गया है, जो काम चल रहे हैं। कुछ 2-3 महीने में उद्घाटन की स्थिति में है। जमीन की वहां जरूर कठिनाई है, कोशिश करके जमीन अधिग्रहित की गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 साल में ये सभी जो प्रस्ताव हमारे पास हैं, इन्हें निश्चित रूप से जमीन पर उतारने में हमें कामयाबी मिलेगी। एक दूसरी बात जोड़ना चाहता हूं, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी है वो आईपीएस ऑफिसर है। देश का अकेला यूटी राज्य है जहां आईपीएस अफसर को हमने इंडस्ट्री सेक्रेटरी बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि उसी की पढ़ाई उसने की है। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रबंधन संस्थान से पढ़ करके आया है। नौकरी में भी फाइनेंशियल सर्विसेज में उसने अच्छा योगदान किया है। तो अब वो बैरियर हमने खत्म कर दिया। जो उपयुक्त व्यक्ति है उसी को काम दिया जाएगा आपके पास। तो इस दृष्टि से अभी पीछे मुझे वाइब्रेंट गुजरात में जाने का अवसर मिला था। समापन समारोह में गृह मंत्री जी भी थे। मैंने वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से अपील की कि भाई आप जम्मू कश्मीर में जो आप निवेश करेंगे वो केवल जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए और रोजगार के लिए नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में आप भी योगदान करें, इसका सौभाग्य मैं आपको प्रदान करने आया हूं। इसलिए आइए और जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। उसको गृह मंत्री जी ने भी लोगों से आग्रह किया, और उसका प्रतिफल मैं देख रहा हूं। गृह मंत्री जी के अपील के बाद काफी लोग गुजरात से आने लगे। अब वहां शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, 30 साल बाद सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए हैं, ये सब बनने लगे हैं। बाजारों में सन्नाटा नहीं होता। 2-3 बजे तक बच्चे गिटार बजाते हुए आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस, मैं जब गया था, सुब्रमण्यम साहब अभी बोल के गए हैं, मुझे मिले थे, चीफ सेक्रेटरी होते थे हमारे। 7 अगस्त को मैं पहुंचा था। वहां एक परंपरा थी दरबार मूव की। अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को श्रीनगर से राजधानी जम्मू जाती थी, और अप्रैल के अंतिम शुक्रवार को जम्मू से श्रीनगर आती थी। तो ये आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि साहब दरबार मूव होना है, आपको उस दिन सेक्रेटेरिएट जाना होगा। मैंने कहा जरूर चलेंगे। तो मैं गया तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों पर फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। मोटे तौर पर
3 सप्ताह काम ही नहीं होता था, न श्रीनगर में न जम्मू में। खैर उस दिन तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह तय किया कि अगली बार जब जम्मू से श्रीनगर आएंगे तो कोई ट्रक नहीं आएगी। और आज सभी दफ्तर ऑफलाइन मोड में, हमारे यहां कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती है। मध्य प्रदेश आज से 2 महीने पहले तक ऑनलाइन सर्विसेज में देश में नंबर 1 था। आज जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है। 1107 सर्विसेज हमने ऑनलाइन कर दी हैं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम में भी 386 सर्विसेज हैं और उसमें अप्रूवल हमारा 85% के ऊपर है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो सर्विसेज हैं उसमें मैक्सिमम हमने ऑटो अपील सिस्टम पर डाल दिया है। ऑटो अपील सिस्टम का अर्थ ये हुआ, आप में से अनेक लोग समझ रहे होंगे, मैं सामान्य लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में हर सर्विस के लिए समय सीमा निर्धारित है। अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तहसीलदार को देना है तो 15 दिन में मिलेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। अब ऑटो अपील सिस्टम में अगर आप डाल देते हैं तो 15 दिन में अगर उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो 16वें दिन वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके तहसीलदार से उसके ऊपर के अधिकारी एसडीएम के पास चली जाएगी। और जैसे ही वो एसडीएम के पास जाएगी तो 250 रुपए की पेनाल्टी तो तुरंत लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। तो ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो सामान्य रूप से बड़ा कठिन काम है, लेकिन 250 तो जरूर कटेगा। 886 लोगों पर पेनाल्टी लग चुकी है और सामान्य रूप से अब हमारे यहां सर्विसेज लोगों को टाइम से मिल रही हैं और इसके कारण काफी मैं समझता हूं कि अच्छी स्थिति बनी। मैं जानता हूं कि कठिनाई इसके बावजूद भी है, क्योंकि एक अनपढ़ किसान, एक अनपढ़ मजदूर ऑनलाइन सर्विस का ज्ञान ही नहीं है उसको। डिजिटल लिटरेसी जितनी हम बढ़ावें उसका पेनिट्रेशन, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इनसे अभी दूर हैं। तो लोग कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं और हमारे यहाँ जितने रास्ते बनाइए तो वो जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो इससे भी तेज हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर पर कुछ लोग जुटे रहते हैं जो उस व्यक्ति को कहते हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, आओ हम आपको जल्दी से दिलवा देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभी 4 दिन पहले ही कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरी कठिनाई वहां जो थी वो लैंड रिकॉर्ड को लेकर के थी। देश के बाकी हिस्सों में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने जमीन के दस्तावेज देश भर में अलर्ट करने वाली इसने जो बंदोबस्ती नक्शा जो इस देश का बना, उसमें बाकी देश के हिस्से में कहीं परेशानी नहीं होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अंग्रेज थे नहीं तो उसकी बड़ी परेशानी थी। श्रीलाल शुक्ल का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े साहित्यकार थे। एक उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है राग दरबारी, अनेक लोग पढ़े होंगे। उसमें एक पात्र है लंगड़। लंगड़ का मतलब कि उसका पैर खराब था। उस बेचारे को लैंड रिकॉर्ड, अपना भूमि दस्तावेज चाहिए था। वो तहसील में दौड़ना शुरू किया और स्थिति ये हो गई कि लगा कि दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने छोड़ दिया। कभी कभी मजाक में मैं कहता हूं कि अगर महाभारत के समय लैंड डिजिटाइज रहती तो शायद महाभारत न हुआ होता। तो अब वो लैंड हमारे यहाँ 200-250 लोग थे जो उस दस्तावेज को पढ़ सकते थे, कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में सब पासबुक उपलब्ध है, सब डिजिटाइज हो गया है। तो मुझे लगता है कि तीसरा जो पैसा है वो पैसा सही जगह पर लगे, इसकी व्यवस्था करना बड़ा सुनिश्चित होता है। हम सब जानते हैं कि वाजपेयी जी के जन्मदिन को ही हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और वाजपेयी जी कहते थे कि जनता के लिए प्रभावी तरीके से काम हुआ कि न हुआ, ये जांचने के लिए ये जानना जरूरी है कि रुपया कैसे खर्च किया गया और जो लक्ष्य हमने तय किए थे वो किस हद तक पूरे हुए। मैं समझता हूं कि ये एक सिद्धांत है हमारे लिए और इसी लक्ष्य के साथ एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम स्थापित करने में हमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। पंचायती राज व्यवस्था वहां देर से शुरू हुई, 3 टियर सिस्टम, लेकिन देर से शुरू होने के बावजूद भी आज मैं कह सकता हूं कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों हमने ट्रांसफर कर दिए चुने हुए प्रतिनिधियों को।
अब इस ऑडिटोरियम से थोड़ी दूर पर इंपीरियल होटल है। जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली रहे हैं उनको मालूम है 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में वहां एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिसके पास जो इल्म और हुनर है उसका इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने व्यापारियों और नौजवानों से आग्रह किया कि हिंदुस्तान को इस तरह बनाना है जिससे हम आगे बढ़ते जाएं। जम्मू कश्मीर पिछले 3-4 वर्षों में इस तरह के अनेक काम हुए हैं। अभी 24 जनवरी को एक वहां कार्यक्रम हम करते हैं बैक टू विलेज, और बाकी जो काम होते हैं स्कीम्स का सैचुरेशन, लोगों की बात सुनना, 2 काम उसमें और करते हैं। हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना जो खुद अपना काम करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 20 यूथ जिसकी स्किलिंग या अप स्किलिंग करना। इस साल बैक टू विलेज 5 के बाद 24 जनवरी को लगभग 92,000 नौजवानों को 1337 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए गए। पिछले साल 75,000 नौजवानों को, ये केवल बैक टू विलेज में। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स हैं या पीएमजीपी, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक और उदाहरण लोगों को देकर के बात मैं जो मुख्य बात है उस पर आऊंगा। एक वहां जम्मू कश्मीर बैंक है, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार की इक्विटी बहुत है। मैं जब गया था तो 1200 करोड़ के नुकसान में था, और अभी 1 महीना पहले उसके रिजल्ट आए हैं, अभी 1234 करोड़ के लाभ में है। एनपीए उस समय 11.7% था, आज 4.8% है। जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर की वैल्यू 30 रुपए थी, आज की तारीख में 130 रुपए है। अब ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं, सब चेक किए जा सकते हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में भी नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हम परफॉर्मर की श्रेणी में हैं। अगर हेल्थ पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से हम काफी बेहतर हैं। हायर एजुकेशन के फील्ड में एनईपी को ट्रू स्पिरिट में हमने लागू किया है, और एक डिजाइन योर डिग्री का प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि देश के बाकी विश्वविद्यालय यूजीसी उस पर विचार करें कि वो भी इस प्रोग्राम को लागू करें। वहां की इकोनॉमी में, वहां के विकास में हमारी बच्चियों और बहनों का बड़ा योगदान है, और लगभग 7 लाख बहनें पिछले 3 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। सुशासन की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हर नागरिक को समय के भीतर सेवाएं भी उपलब्ध हों, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है। और बीस लाख ही ट्रांजैक्शन रोज आज हमारे यहां हो रहे हैं। विकसित राज्य भी कम होंगे जहां इतना ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। तो आपके बीच में ये बात कह सकता हूं कि सुशासन के अनेक पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एक ऐसे आकांक्षी वातावरण को तैयार करने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें सफलता मिली है जो सुनहरे दशक का निर्माण करने के लिए अधीर है। और जो उपलब्धियां हैं उसके बीच में, मैंने उसके बैकग्राउंड में कहूं तो वो गुड गवर्नेंस ही है। मैं 2-3 मिनट में गुड गवर्नेंस की बात करता हूं। पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सिटीजन फर्स्ट, ये मूल मंत्र गुड गवर्नेंस के लिए होगा, ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, ये उन्होंने जोर देकर के कहा। और कहा कि टेक्नोलॉजी आम नागरिकों के लिए सबसे इंपावरिंग टूल होगी, सरकार के लिए भी जवाबदेही से सशक्त माध्यम बनेगी। और 2023 में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने समाज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। और उस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने फ्यूचर वर्ल्ड के विजन को पूरी मानवता के सामने रखते हुए 1 फैमिली 1 फ्यूचर
पर जोर दिया और मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी गाइडिंग प्रिंसिपल है। और ये सवाल अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में कैसे संभव हुआ, और इसका सोर्स मैंने बता दिया कि ये दो, और एक अटल जी वाली बात हमने कही कि ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारे लिए इंस्पिरेशन था, और दिस इज द इंस्पिरेशन विद विच द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इवॉल्व्ड its own version of good governance under the broad guiding principles and strategy called Future Ready Governance. I like to sum up in just 3 terms of 2 words each, making a total of 6 words: future driven, tech assisted, human centric. We have developed a powerful conceptual framework clearly specifying what each of these 3 terms means and how they are intrinsically integrated for creating a holistic and futuristic model for good governance. We have already initiated pilot projects to work both as proofs of concept as also models for communicating the novel and innovative ideas embedded in the framework. We are concurrently setting up new adaptive and resilient systems to develop organizational capacity to deliver precisely and effectively to each citizen. Let us quickly look at each of the 3 elements. We all know that future will be very, very different from the past. We are already beginning to feel the impact of generative artificial intelligence, including ChatGPT. The uncertainties about the future, fueled by disruptions and the pace of change, are multiplying. What we do now is that we live in a totally connected, boundary-less world in which all human beings and things will be connected to each other seamlessly. It will be a world in which physical life, with many creating their avatars of choice and spending long hours in the entirely virtual world called metaverse. Artificial intelligence will impact everything and every life, with AI and robots becoming more capable than humans at many a task and becoming an integral part of societal and governance system. Bioengineering would have ultimately made most genetic disease curable, treating aging like a disease. As ISRO chief Somnath has said, human beings will become a combination of machine and brain. My government is very conscious of the fact that this may sound like science fiction, but much of it will be part of the world in 2030, a reality which can't be whisked away. We are aware that we will need to equip ourselves to be able to provide good governance in the future world too. We know that the change of this magnitude at this scale will take time, and we have to start now. We are already looking at scientific tools like AI and big data-based strategic foresight to be able to visualize evidence and data-based future scenarios. We intend to equip ourselves fully to develop future-ready governance. The term tech-assisted is self-explanatory. Exponential technologies will continue to drive disruption. What we need to do is to harness the positive potential of technology for growth and good governance, and effectively regulate it to avoid the significant threats AI and other technologies could pose to life, choices, and society. The human-centric element of future-ready governance will have 2 components. The first will focus on all governmental employees
with a view to empower and energize them as the lead instrument of transformation and change. The second will focus on citizens as partners in developing our priorities and working modalities in sync with their needs and aspirations. We are considering setting up a Center for New Age Governance, CNAG, for providing necessary knowledge inputs and capacity building support. As we started working out the details and finer points of the future-ready governance model, we found it necessary to conceive a new architecture and lexicon for the purpose. The essence of the overarching architecture is distilled into our 4R framework comprising reimagine, redesign, reform, and refresh. The first R is perhaps the most important, as it calls for completely reimagining governance to equip it for governing the world of the future. The very purpose of existing organizations, their structures, processes, etc., will need to be reimagined and redesigned. This will be followed by reform, best captured in the mantra of reform, perform, and transform, given by Honorable Prime Minister. Once the very challenging task of taking governance systems through the first 3 R's is completed, they will be frozen into the new transformed mode under the 4th R, that is refresh. For us, this is not a theoretical concept or a model. For us, this is the beginning of our journey to impact and improve the life of every person in Jammu and Kashmir. We will continue to pledge new modalities and for taking these concepts right up to the grassroots for real, visible, measurable, and monitorable outcomes. This is our commitment to Government of India's initiative for taking good governance to the grassroots to contribute constructively to the trajectory of nation building to attain the goal of Viksit Bharat. We are very conscious of the fact that our pioneering initiative to move towards future-ready governance is a massively transformational aspiration. We are equally aware of the human and technological challenges it will pose, as we will be moving from linear to exponential pace and governance, but we believe that in today's India, led by our charismatic Prime Minister Narendra Modi ji, nothing is impossible. I would like to invite all ministries, state governments, industry, academia, and technology experts to take up this together, as this is relevant for all of us. Together we will work in the Amrit Kal to realize the dream and vision of Viksit Bharat. मैं फिर से विनय जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये आपको भरोसा देना चाहता हूं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, संतुलित विकास, संस्कृति, परंपराओं के बहाव ने एक नई आबो हवा पैदा की है। एक नया पुरुषार्थ जम्मू कश्मीर में जागृत हुआ है और अनेक ऐसे, चाहे वो एस्पिरेशनल पंचायत का मामला हो, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान का मामला हो, ऐसे अनेक काम पिछले 3-4 वर्षों में करने में हमें सफलता मिली है, जो निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस के अच्छे सिंबल होंगे। मैं एक बार पुनः रामबाबू महालगी जी को नमन करता हूं। इस महत्वपूर्ण आयोजन से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और यहां आप सब धैर्य से सुने, क्योंकि कभी कभी बड़ा बोरिंग हो जाता है। मैं इसके लिए भी आपके धैर्य के लिए भी मैं आपकी सराहना और प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।